Good morning, all. Good morning. How are you all? Fine. Fine, ma'am. I'm very fine. Okay, that's great. कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था, क्या नाम था? क्या निराश हुआ जाए? क्या निराश हुआ जाए? यस, क्या निराश हुआ जाए। साथ में कुछ काम भी दिया था मैंने, याद है आपको? यस मैम। कुछ काम दिया था, याद आई घटना कोई? याद आई कोई घटना जब आपने निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की हो? चलो बताओ तो, खुश बताइए। यस मैम। Ma'am, I have some network problem. Can you please? Ma'am, I am leaving and joining now. हाँ, it's okay. रोशिल। Yes, ma'am. हाँ बेटा, एनी इंसिडेंट जिसमें आपने कोई काम किया हो दूसरों के लिए बिना किसी निस्वार्थ भावना के। हाँ खुश, आप आ गए? यस मैम। खुश, हाँ बोलो तो। हेलो मैम। मैम जब मेरी मदर को कोरोना हुआ था ना, कोविड हुआ था ना, तो मैं मेरी मदर का केयर करता था। मतलब सब कुछ मैं कर देता था, जो भी मतलब दवाई देने की और काम करने का। ओके गुड। और बाकी? हेलो, हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं बेटा जिसमें दूसरों के लिए हम काम करते हैं बिना किसी निस्वार्थ भाव। यस बेटा। तिलक आप बोल रहे हो कुछ? मैम आप तो आप बोल रहे नहीं थे, वरना बोलता। क्या नहीं हुआ? मैंने बोला नहीं था। मैम आप बोल रहे थे ना, इसलिए नहीं बोला। हाँ मैम आप भी एक बताओ। मेरे पास तो बहुत सारे हैं, उसके लिए टाइम लगेगा, बट मैंने काम आपको दिया था। आप मेरा काम मत देखिए, पहले आप लोग तो बोलिए। तिलक, और मैं ये आपको इस तरह के टास्क क्यों देती हूँ? लिसन, मैं इस तरह के टास्क आपको क्यों देती हूँ कि आपको इस बारे में बोलना है, उस बारे में बोलना है? क्या मैं टाइम पास करना चाहती हूँ कि हाँ मेरा क्लास लंबा जाए और मेरे को कम पढ़ाना पड़े? ऐसे इसलिए मैं देती हूँ ये टास्क। क्या रीजन होगा मेरा आपको इस तरह के टास्क देने के बदले? पीछे बताओ तो जरा। चलो इस बारे में सोच के बताओ, क्या रीजन होगा जो मैं आपको इस तरह के टास्क देती हूँ, इस तरह के काम देती हूँ? क्या रीजन होगा? बोलिए। हमें भी पता चले कि हमने हमारे लाइफ में क्या क्या किया और आगे करेंगे, और हमें ऐसा अच्छे काम करना चाहिए। एक तो हो गया ये, और दूसरा कि आपको अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने का एक मौका मिलता है, ठीक है? कि आप जो हो वो दूसरों को भी पता चले, आप दूसरों को मतलब दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ, मैं कैसा सोचता हूँ, मैं कैसा समझता हूँ, मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन वो दूसरों को बता नहीं पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि उनको कभी इस तरह की आदत मिली नहीं, इस तरह की हैबिट उनको पड़ी नहीं कभी कि हाँ भाई अपने बारे में बताओ, हाँ इस चीज के बारे में बताओ। उनके पास वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मतलब कभी भी कोई भी टास्क दे दो उनको, एनी टाइम, कभी भी, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाए कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा सोचता हूँ, मेरे विचार कैसे, ये सब वो फ्रीली, बिना किसी झिझक के, बिना किसी सोच के एक बार बोलना शुरू करे
तो उसको किसी और चीज के लिए सोचने की जरूरत ना पड़े, वर्ड्स अपने आप उसके सामने आते चले जाएं। ये कैसे पॉसिबल होगा? जब उनको ये एक प्लेटफॉर्म मिलेगा बोलने का, है ना। आप लोग क्या सोचते हो कि मैं नहीं बोलूंगा तो अच्छा है, मैम मेरा नाम ना ले तो अच्छा है। बहुत से बच्चों के मन में ये होता है कि अच्छा है मेरा मैम ने मेरा नाम नहीं लिया, अच्छा है मुझे बोलना ना पड़ा। लेकिन इसमें लॉस आपका ये बेटा, जब भी ऐसा कोई मौका मिलता है तो प्लीज सामने से आके बोला कीजिए। कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, गलत बोलोगे कि कुछ गलत, अपने बारे में कोई क्या गलत बोलता है बताओ तो जरा। कोई ऐसा टॉपिक तो दे नहीं रही हूँ, कोई मैथ्स का सम तो आपको दे नहीं रही हूँ कि उसके बारे में आपको एक्यूरेटली बताना होगा, वही फॉर्मूला बताना होगा। कोई और फॉर्मूला बता दिए तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे। तो ये तो आपसे रिलेट करता है, आपकी ही फीलिंग्स है, आपकी ही भावनाएं हैं, आपकी ही लाइफ है, किसी और के बारे में थोड़ी ना आपको बताना है। हम वैसे भी किसी और के बारे में थोड़ी ना बता सकते कौन कैसा है और कैसा नहीं है। हम जजमेंट कर सकते हैं किसी और की? नहीं, हम अपनी जजमेंट खुद ही कर सकते हैं। सबसे बड़ा मतलब जज जो है वो आपका जो जज है वो सिर्फ आप ही होने चाहिए, दूसरे आपको जज ना करें, या दूसरों की जज करने से पहले आपको पहले अपनी जजमेंट खुद करनी कि एक्चुअल में मैं क्या हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे कैसे काम करने चाहिए। ये पहले खुद से सोच अंदर लानी पड़ेगी, तभी आप आगे कुछ अपने लिए, कुछ समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, जैसी रूटीन लाइफ आप अभी तक जीते आ रहे हो, अभी तो बच्चे हो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे है चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप जब बड़े हो जाओगे, ऐसे से मतलब सिचुएशंस आपके सामने आएंगे, ऐसे से माहौल आपके सामने आएंगे जो आपने कभी फेस ही नहीं किए। फैमिली में हर किसी को कोई प्रॉब्लम होती नहीं, अगर जरा सी भी प्रॉब्लम किसी बच्चे को आती है किसी भी रिगार्डिंग ना, तो क्या होता है पूरी फैमिली उसकी सपोर्ट के लिए खड़ी हुई होती है, पूरी फैमिली उसके साथ में होती है। लेकिन जब आप बाहर जाओगे आफ्टर 12th कहीं बाहर इंस्टीट्यूशन में किसी में मतलब एडमिशन लोगे, बहुत से बच्चे हॉस्टल में भी निकल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है फिर आपको वो माहौल में खुद को अपने आप से हर चीज के लिए तैयार रखना पड़ता है। सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, आप अपने बारे में नहीं जानते, तो दूसरे आपका फायदा उठाने के लिए सबसे आगे रहते हैं। आजकल दुनिया जो बहुत स्मार्ट है ना, मतलब बहुत से लोग तो ऐसे जो अपने बारे में शायद इतना नहीं जानते, लेकिन दूसरों का फायदा कैसे उठाना है, दूसरों से मतलब दूसरों को बेवकूफ कैसे बनाना है, ये सब वो बहुत अच्छे से जानते हैं, इतने टैलेंटेड हो चुके हैं। टैलेंट ही बोलेंगे उनका तो वो, है ना। किसी को बेवकूफ बनाना आसान बात थोड़ी ना होती है, किसी को धोखा देना आसान बात थोड़ी ना होती है ना, उसमें भी एक कला होती है, उसमें भी एक टैलेंट होता है। लेकिन वो जो टैलेंट दूसरों को धोखा देने में या दूसरों को बेवकूफ बनाने में लगाते हैं, उनको वो टैलेंट एक्चुअल में अपने आप को अच्छा नागरिक बनाने में लगाना चाहिए, ताकि हमारे परिवार को हमसे मतलब एक हमारी वजह से एक गौरव महसूस हो, हमारे राष्ट्र को गौरव महसूस हो, हमारी सोसाइटी को हमारे ऊपर गौरव महसूस हो कि हाँ तिलक तो हमारी सोसाइटी का लड़का, देखो उसने इतने अच्छे से काम किए। मतलब आपको आपके पापा के नाम से जाना, तो अभी तो आपको आपके पापा के या मम्मी के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आना चाहिए कि आपके मम्मी पापा को आपके नाम से जाना जाए कि ये देखो वो जा रहे हैं तिलक के मम्मी पापा, चलो मिलते हैं उनसे जानते हैं उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश कैसे की। ये तो तिलक का नाम मेरे मुंह पे आ रहा है इसलिए बोल रही हूँ, बाकी तो सभी टैलेंटेड हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं किसी में कोई कैलिबर नहीं होता, सब में बहुत सारी क्षमताएं होती है, बहुत सारी क्वालिटीज होती है, और थोड़ी सी मतलब मेहनत करनी पड़ती है उन क्वालिटीज को निखार के सामने प्रेजेंट करने की। अब कोई बहुत अच्छा पेंटर है मान लो ना, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, बहुत अच्छा ये, पर जब तक वो अपनी कला को छुपाए रखेगा, मान लो कोई पेंटिंग किया जा रहा है, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग अपने घर पे बनाता है, बना के रखता है, और जब तक वो दूसरों को दिखाएगा नहीं तब तक उसकी कला का विस्तार नहीं होगा, कोई उसके बारे में जान ही नहीं पाएगा कि ये बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग करता है। वो अपने तक ही किसी चीज को सीमित रखेगा, अपने पर्सनल जीवन में ही उसको लेके आएगा, तो किसी को उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी अपने लिए करने जा रहे हैं या जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वो दूसरों को बता पाए, दूसरों को समझा पाए कि एक्चुअल में मेरे विचार क्या है, मैं कैसा सोचता हूँ, मैं कैसा फील करता हूँ, ये सब आगे बता सको। इसलिए ये आपको बोलने का मौका दिया जाता है। आप बोलोगे नहीं तो जब तक आप मतलब इस हैबिट में नहीं आओगे तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाओ। आजकल का जमाना
इतना ज्यादा कंपटीशन से भरा हुआ है, इतना ज्यादा चैलेंजिंग है कि जब तक आप दूसरों के सामने अपने आप को प्रूव नहीं कर देते तब तक आपको कहीं अच्छा मौका भी नहीं मिलेगा, कोई आपको एक अच्छा चांस भी नहीं देगा आगे बढ़ने का। जब तक आप अपनी प्रतिभा को छुपा के रखते, जब तक आप अपने आप को सामने नहीं प्रेजेंट कर पाते, दूसरों को नहीं बता पाते कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, मेरे अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, जब तक नहीं बताओगे तब तक आपको एक जो चांस मिलना चाहिए वो चांस भी नहीं मिलता। जब अवसर नहीं मिलते हैं तो अवसर ना मिलने के कारण हम आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। एक मौका मिलना तो जरूरी है ना, हर किसी को एक अवसर मिला हुआ होता है, एक चांस मिला हुआ होता है। उस चांस में अगर उसने वो स्टेप उठा लिया, उसमें उसने वो पार्टिसिपेशन कर दिया तभी वो आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज उसके लिए तो कोई मौका नहीं उसके बाद, है कि नहीं? समझ में आ रही है मेरी बात? ये मैं ऐसे बोलने जा रही हूँ। मैम आपने जो बोला ना कि बड़े होके कई ऐसे सीन हो गए जो हमको पता भी मतलब फेस करना पड़ेगा, तो वैसा ही एक सीन है। मतलब हमने कहाँ सोचा था कि ऐसा ऑनलाइन और ऐसा भी स्टडीज होगा और अभी हो रहा है। कभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाँ, स्मार्ट क्लासेस के बारे में हमने सुना था, हाँ भाई बड़े बड़े स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस होती हैं, वहां पे तो ऐसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं, इतना तो जरूर सुना था, लेकिन ये नहीं पता था कि हम भी ऐसे ही ऑनलाइन थ्रू ही कुछ ऐसा करने वाले, और वो भी अपने घर के दायरे में बैठकर। शुरू में हमें ये सब अच्छा भी लग रहा था, चलो अच्छा है स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठ के नहा धो के ड्रेस नहीं पहननी पड़ेगी, घर से बैठ के ही मतलब क्लासेस ले लेंगे, जैसे उठे वैसे ही क्लास ऑन कर दी, कौन देख रहा है हमें, कौन हमें बोल रहा है कि वीडियो ऑन करो, हम तो अपने मतलब कंफर्ट जोन में बैठकर ही सारा करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें जो मतलब हम इतने कंफर्ट में आ गए, इतने ज्यादा आराम में आ गए, तो ये सब चीजें हमें अच्छी नहीं लग रही। अब हम चाहते हैं वापस से वही डिसिप्लिन वाली लाइफ हमें वापस मिल जाए, हमें उसकी वैल्यू अभी समझ में आ रही है कि नहीं? अभी वैल्यू समझ में आ रही है ना उसकी। वो स्कूल में सुबह जल्दी उठना, नहा धो के फ्रेश होके अपनी बढ़िया से ड्रेस पहननी, फिर बस में वैन में निकलना, टाइम से पहुंच के अपने असेंबली करना, असेंबली के बाद अपनी क्लासेस लगाना, बीच में स्पोर्ट्स क्लास, एक्टिविटी क्लासेस, सब कुछ करना, फ्रेंड्स के साथ जब मौका मिले तो एंजॉय करना। अब उन सब चीजों की वैल्यू जो है वो अब जान पड़ रही है कि नहीं? लग रहा है पता है कि नहीं पता लग रहा है? अकेले में पढ़ने में मजा है ही नहीं है ना। हाँ, हमें अपने फ्रेंड्स चाहिए, अपना वो माहौल वापस चाहिए, इसलिए प्रे करो कि जल्दी से जल्दी भगवान ये सब कुछ ठीक कर दें और हम वापस से स्कूल में वैसे ही रेगुलर अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर पाए, अपनी स्टडीज को प्रॉपर वे में लेके जाएं। कोरोना की रिकवरी रेट है ना वो बढ़ गई, 98.72 रिकवरी रेट। यस बेटा, तो काफी कुछ बहुत सही हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी भी हमें ऐसा नहीं कि अगर रिकवरी रेट बढ़ रहा है या सब कुछ ठीक होने जा रहा है तो हम बिल्कुल बेपरवाह हो जाए, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, वैसे ही गेट टुगेदर करना शुरू कर दे, भीड़ वाले इलाकों में जाना शुरू कर दे, मास्क पहनना छोड़ दे। ये सब तो हमें करना ही नहीं है। हमें जब भी बाहर निकलेंगे गैदरिंग में, पब्लिक में, तो एक तो बहुत कम निकलेंगे, साथ ही साथ मास्क तो मस्त ही रखेंगे। मास्क ये समझ लो कि आपके शरीर का एक पार्ट है, जैसे बाकी कपड़े पहनना जरूरी है ना, वैसे समझ लो कि नाक और मुंह के लिए भी एक कपड़ा मिल गया है, वो भी आपको पहनना जरूरी है, आपकी लाइफ के लिए, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, और तो और आपके साथ में आने वाले आपके मतलब आपके क्या बोलते हैं उसको, आपके संपर्क में आने वालों के लिए, सबके लिए वो सही रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप अपनी परवाह नहीं कर रहे हो, मान लो आपने अपनी परवाह नहीं की, आपने मास्क नहीं पहना, आपने सैनिटाइजर का या सैनिटाइजेशन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, आप खुद तो बीमार पड़ोगे, है ना। आपने जो करता है ऐसा ना, आम पब्लिक की बात कर रही हूँ तो, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी जो बीमारी है दूसरों को भी स्प्रेड करते चले जाएंगे। इस तरह से वो रिकवरी रेट जो मतलब ऊपर हाइट पे जा रहा था वो धीरे धीरे नीचे चलता चला आएगा। वैसे थर्ड वेव का बोल रहे हैं कि थर्ड वेव बहुत ज्यादा डेंजरस होगी, तो वी होप कि ये थर्ड वेव आए ही ना, ठीक है, ऐसा हम सोच रहे हैं। थर्ड डेंजरस, ये थर्ड डेंजरस है तो नहीं मैम, क्योंकि इसमें ना मतलब जो छोटे चिल्ड्रंस वो होते हैं ना उनको होता है, और छोटे बच्चों को तो डायरेक्ट मतलब आ जाता है। हाँ
इसलिए आप लोगों को अपना अपना ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आगे का अपना चैप्टर। आर्यन बेटा रीड कीजिए। कहाँ से पढ़ेंगे? आर वो लेफ्ट। मैं रीड। नो, जिया 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 जिया, आर यू देयर बेटा? नो जी, आजकल आंसर नहीं दे रहे बेटा आप, क्यों? मैत्री मैत्री मैत्री, मेरी आवाज तो प्रॉपर आ रही है, व्हाई डू यू नॉट आंसर? भूमिका, हाँ मैत्री, ऐसे तो नहीं चलेगा ना बेटा, नेटवर्क कनेक्टिविटी क्यों ऐसे लो है? ओलो, प्रेम प्रेम, हाँ बेटा। मैम कहाँ से रीड करना? पेज नंबर 51, पेज नंबर 51, लास्ट पैराग्राफ। यह सही है कि एक दिनों कुछ ऐसे माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निराह और भोले वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का प्रयाग समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोग की आस्था ही हिलने लगी है। ओके बेटा, कल हमने पढ़ा था कि लेखक जो है, आजकल जो माहौल हमारे समाज में फैलता जा रहा है कि चोरी, डकैती, तस्करी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ जो है वो भरा पड़ा है। समाचार पत्र उठाओ तो उसमें भी यही दिखाई देता है, न्यूज चैनल कोई ऑन करो तो उसमें भी ये सब दिखाई देता है। तो ये सब देखते देखते उनको बहुत ज्यादा मायूसी होने लगी, वो बहुत ज्यादा दुखी होने लगे कि क्या यही तिलक और गांधी जी का सपना है? उन्होंने क्या ऐसे ही भारत का सपना देखा था जो इतना ज्यादा उन्होंने आंदोलन उन्होंने अंग्रेजों के साथ किया? क्या यही वो भारत है जिसका सपना मतलब हमारे मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने देखा था? और ये क्या वो वही भारत है जहाँ पर हर एक मतलब धर्म समुदाय के लोग जो है वो मिलजुल कर रहते थे? क्या यही वो भारत है जो आने वाले मतलब समय में हमें विकास की ओर लेके जाता है? नहीं, ये वो भारत बिल्कुल भी नहीं है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल है, और ये बात बिल्कुल ही सही है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया, ऐसा वातावरण बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। अब तो ऐसा वातावरण बन चुका है, ऐसा माहौल बन चुका है, या बोले कि ऐसा ट्रेंड हो चुका है कि जो लोग बड़ी ईमानदारी से, बड़े ही ईमानदार होके मेहनत करके अपने आजीविका कमाते, आजीविका यानी अपने भरण पोषण के लिए जो पैसा कमाते हैं, वो बेचारे, निरीह मतलब बेचारे, बिल्कुल जिनके ऊपर दया आती है ऐसे लोग, और भोले भाले तो बिल्कुल भोले भाले हैं जिनको जरा सी भी चालाकी नहीं आती, ऐसे श्रमजीवी पिस रहे हैं जो श्रम करके जीविका कमाते हैं, जो मेहनत करके जीविका कमाते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, ऐसे श्रमजीवी ही पिस रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही नुकसान हो रहा है, वो और ज्यादा
गरीबी की रेखा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। वो कभी भी ऊपर नहीं उठ पाते, वो हमेशा और ज्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। और इसके बदले अगर हम दूसरी साइड देखें, इसका दूसरा कोना हम देखें, तो जो लोग झूठ बोलते रहते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, दूसरों के साथ धोखा करते हैं। फरेब यानी धोखा, लिख लीजिएगा। फरेब यानी धोखे का रोजगार करते हैं, दूसरों को धोखा देना, उनसे कमाई करना। इस तरह के लोग जो हैं वो निरंतर तरक्की करते जा रहे हैं। वो हमेशा और अमीर से अमीर और अधिक अमीर होते चले जा रहे हैं, वही अपना विकास कर पा रहे हैं। अदरवाइज जो लोग मेहनत करने वाले हैं, श्रम करने वाले हैं, वो लोग तो और अधिक पिस रहे हैं, उनका तो और अधिक नुकसान हो रहा है। उनके लिए आम अपनी रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो रखा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। और आज अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसे ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है कि ये तो मूर्ख है, बड़ा आया ईमानदार, ये तो मूर्ख है, तो मतलब उसको मूर्ख माना जाता है। मूर्ख का पर्याय यानी मूर्ख के समान माना जाता है। अगर कोई ईमानदार है तो वो मूर्ख है। क्यों? क्योंकि आजकल के जमाने में ईमानदारी का कोई मोल समझता ही नहीं, ईमानदारी को कोई कुछ मानता ही नहीं है। तो जो लोग खुद मतलब बेईमान होते हैं, वही ऐसे लोगों को मूर्ख समझते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। भीरू मतलब पता है आपको भीरू क्या होता है? भीरू क्या होता है बेटा? पता है किसी को? भीरू होता है डरपोक। भीरू क्या होता है? डरपोक। सच बोलने वाले तो कौन लोग हैं? जो डरते हैं, जो डरपोक है। और बेबस है, बेबस यानी लाचार, बेचारे लोग, उन लोगों के हिस्से में ही पड़ी। केवल और केवल वही सच बोलते हैं, बाकी कोई और सच नहीं बोलते। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की हाशकाश हिलने लगी। अब ऐसी कंडीशन पैदा होगी, अगर मतलब ईमानदारी को ईमानदार लोगों को मूर्ख समझा जाने लगा है और ये लगता है कि सच तो ये डरपोक और बेबस लोग ही बोलते हैं, तो ऐसे माहौल में, ऐसी स्थिति में जो हमारे महान मानवीय मूल्य हैं, सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, श्रद्धा, परोपकार, करुणा, ये सारे जो मानव मूल्य हैं, ये सब क्या होते जा रहे हैं? अब ये लोग इनको अब छोड़ते चले जा रहे हैं। लोगों का विश्वास इस पर से उठ गया है कि आजकल सच बोलने वालों का कुछ नहीं हो सकता, ईमानदार व्यक्तियों का कुछ नहीं हो सकता, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, परोपकार के काम करते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से लोगों की आस्था जो है वो टूटती चली जा रही है और उनका विश्वास जो है वो बेईमानी, चोरी, डकैती और इस तरह की अवगुणों की ओर बढ़ता चला जा रहा है कि ऐसे लोगों का ही जीवन जो है वो सरल है, वही लोग तरक्की करते हैं। नेक्स्ट कौन बोलेगा? 10 मिनट। रोहित बेटा वीडियो भी ऑन कीजिए ना। रोहित। यस मैम। वीडियो भी ऑन करो बेटा। मैं वीडियो ऑन करूंगा तो मेरा नेटवर्क एरर हो जाएगा। अच्छा, नेटवर्क कनेक्शन कम है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे बोलो। यस मैम। हाँ। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह अभी हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की कृतियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नई सामाजिक निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुकर नहीं होता। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परिचित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोदित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। हाँ। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। ओके रोहित, परंतु
ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह अभी हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। लेकिन इसमें कोई दोष नहीं है, दो राय नहीं है कि जो हमें ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है, जो भी हमें मतलब कमियां दिखाई दे रही है कि चोरी डकैती तस्करी, ये बेईमानी, ये सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है, ये और कुछ नहीं मनुष्य निर्मित नीतियों का ही परिणाम है। यानी मनुष्य ने जो कानून बनाए, जो नीतियां बनाई, जो नियम बनाए हैं, उन्हीं की त्रुटियों की ये देन है, उन्हीं का परिणाम है, उन्हीं गलतियों का नतीजा है। त्रुटियां होती हैं, गलतियां त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। और ये मनुष्य बुद्धि जो है, ये जो मानव जो है अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से क्या करता है, नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए, नए जमाने का सामना करने के लिए, नए नए कंडीशन आते हैं उसके सामने, नए नए चैलेंजेस आते हैं उसके सामने, तो उनका सामना करने के लिए अपने सामाजिक विधि निषेधों को बनाता है कि समाज में किस तरह के नियम कानून होने चाहिए, कैसा मतलब सबके लिए कौन सा नियम लागू होना चाहिए, सब कुछ वो अपनी बुद्धि विवेक से बनाता है। उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती है, और जब ये ठीक साबित नहीं होते, उसमें उसे त्रुटियां नजर आती हैं, गलतियां नजर आती है, तो उसको बदल भी देते हैं। नियम कानूनों को बदला भी जाता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उनको बदला भी जाता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, रूल एंड रेगुलेशन तो सबके लिए बनाए जाते हैं, बनते कि नहीं बनते, हर किसी को उसको फॉलो करना ही पड़ता है। मतलब एक नियम और कानून बन गया, वो सब पे ही इम्प्लीफाई होगा, एक बन गया तो वो सबके लिए ही है। पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुकर नहीं होता, लेकिन एक एक नियम कानून अगर आप बना देते हैं तो ये जरूरी नहीं कि सबके लिए वो सुकर हो। सुकर यानी सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। सामाजिक कायदे कानून, ये जो नियम कानून बनाए जाते हैं, कायदे कानून बनाए जाते हैं, ये युग युग से परीक्षित, सदियों से चली आ रही जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे जो आदर्श हैं, उनसे टकराते हैं, उनको पूरी तरह से जोड़ते हैं, इससे उसकी ऊपरी सतह भी इफेक्ट होती है, उससे प्रभावित होती है। पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। हमारे समाज में बहुत सी रीतियां, नियम, कानून ये सदियों से चले आ रहे हैं, है ना। जैसे आपका ये उदाहरण ले लो, मुस्लिम लोगों का कानून, है ना। मुस्लिम लोगों का कानून है ना, एक था ना पहले एक कि वो तलाक वाला, है ना, 3 बार तलाक तलाक बोल दिए तो हो गया तलाक, ऐसा था ना कानून, एक था कि नहीं। हेलो, यस मैम। यस मैम। अभी उस कानून का क्या हुआ, अभी उस कानून का क्या हुआ, उसको चेंज किया गया ना बेटा। यस मैम। यस मैम। तलाक बोल दिए तो वो तलाक हो गया, नहीं, ऐसा अब नहीं है। इसलिए जो ये जो मुस्लिम समुदाय में पहले होता था, एक मिनट कंप्लीट माय वर्ड, मैंने आपका चैट पढ़ लिया है, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड। तो अभी क्या है, मतलब अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारा जो नया नियम आया, नया कानून आया, उसमें ऐसा होगा ही नहीं कि हाँ 3 बार किसी को तलाक बोल दिया तो वो तलाक हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या था, हमारे समाज में फैली हुई सदियों से चले आ रहे जो जीवन आदर्श है, मुस्लिम समुदाय ने जो अपने लिए नियम कायदे बनाए हुए थे, उनके अपने धर्म से रिलेटेड ये नियम कायदे हैं ना, उनके अपने धर्म से रिलेटेड है, उनके अपने बनाए हुए हैं, ये सरकार ने नहीं बनाए, ये किसी संविधान ने नहीं बनाए, उनके अपने धर्म से रिलेटेड है। लेकिन उसमें किसने हस्तक्षेप किया, सरकार ने। तो सरकार ने अब कानून, उसके बदले में कानून लाके रख दिया, तो उसके लिए भी कितना विरोध हुआ कि नहीं। ऐसे ही होता है, जब भी किसी तरह का कोई नया कानून पास होता है तो किसी न किसी पुराने नियम कायदे को वो तोड़ ही रहा होता है, उसको नया रूप दे रहा होता है, उसमें बदलाव ला रहा होता है, उसमें चेंज ला रहा होता है। तो हर कोई उसे एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता, उसके लिए वो प्रोटेस्ट करता ही है, उसे वो थोड़ा सा विरोध करता ही है उसका, है ना। हुआ था, इसका भी कितना विरोध हुआ था। यस बेटा। मैम वो सब ऐसा बोलते हैं कि एयरपोर्ट पे है ना, वो बाहर जाके मतलब हम शोर शराबा और पटाखे नहीं फोड़ सकते। मैम तो शोर शराबा क्यों नहीं कर सकते वहाँ पे बाहर जाके? मतलब मैं समझी नहीं आपकी बात। मैम जो एयरपोर्ट होता है ना, उसका जो आगे का मेन गेट होता है ना, तो सब ऐसा बोलते हैं कि ना वहाँ पे बाहर मतलब
गेट पे रहकर मतलब शोर शराबा और ऐसा नहीं करना है, साइलेंट रहना है मतलब। अरे वो सुरक्षा के नियमों की वजह से होता है बेटा, बाकी कोई उसका अलग से कोई ये नहीं है। वो सुरक्षा के नियमों की एहतियात से ही वो बनाए गए हैं, ऐसे नहीं बनाया गया। वहाँ पे सुरक्षा का रहता है ना थोड़ा सा। एयरपोर्ट पे आप जानते ही हैं, इस तरह से शोर शराबा करने का अगर अलाउ कर दिया मान लो, तो कोई भी ओकेजन होगा, जब भी कोई गुड न्यूज वाला कुछ भी होगा, तो वहां पे तो फिर भीड़ इकट्ठा हुआ करेगी और अपना खूब ढोल नगाड़े नताशे सब बजाएगी। लोगों को फ्री छोड़ दिया जाएगा, वो करेंगे नहीं करेंगे? जब भी कोई मतलब मान लो किसी के बाहर से कोई रिलेटिव आ रहा है, मतलब फॉरेन से कोई रिलेटिव आ रहा है और बहुत टाइम के बाद आ रहा है और आपका बहुत प्यार है, तो आप तो उसके स्वागत के लिए क्या सोचोगे? हाँ, बड़ा सा शोर शराबा होना चाहिए, पटाखे फूटने चाहिए, ढोल नगाड़े बजने चाहिए, तो मतलब वहां गेट पे खड़े हो जाएंगे नेचुरली। तो इस तरह से क्या होगा, वहां पे बहुत सारा क्योस इकट्ठा हो जाएगा। आप भले फैमिली, आप उस अपनी फैमिली को रिसीव करने के लिए आए हो, आप अपने उस मतलब अपना खुशी का इजहार कर रहे हो, लेकिन साथ में साथ आपके साथ जो मतलब वहां पे पब्लिक होगी वो भी जुड़ जाएगी, तो वहां पे भीड़ इकट्ठी होगी कि नहीं होगी बेटा? होगी ना? यस मैम। वो आपको जहाँ पे अगर आप मतलब ये बात भी थोड़ा जनरल बात देखो, अगर कहीं पर आपको लग गया कोई कैमरा से आपको मतलब पिक्चराइज कर रहा है, मतलब पूरी लोकेशन ले रहा है, पूरा मतलब कुछ बोल रहा है वहां पे, आपको लाइव कर रहा है, तो आप क्या करते हो? जनरली उस कैमरे के सामने आते ही हो। आजकल का ट्रेंड ही है कि हर किसी को सोशलाइज होना, हर किसी को मीडिया में आना, हर किसी को फेसबुक पे आना है, ट्विटर पे आना, और इस पे तो हर कोई मतलब वहां पे भीड़ इकट्ठा करके जमा हो गई कि चलो हम भी बहाने से टीवी पे आ जाएंगे, सोशल मीडिया पे आ जाएंगे। तो ये आजकल का ट्रेंड है, इसलिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए हैं ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में इस तरह का कोई गलत माहौल पैदा ना हो जाए। उससे क्या होगा, असुविधा पैदा होगी। सच में जिसको मतलब जल्दी से वहां से निकलना है या जिसकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है मतलब टाइम से, तो उसको अगर रास्ता ही नहीं मिलेगा, वो लोग तो रास्ता रोक के खड़े हो जाएंगे। जितनी सारी भीड़ उसको देख के तो इकट्ठी होगी कि नहीं होगी, है ना? Yes, बहुत ma'am. सारी बातें थी। कोई भी काम देख लो, हम तो अपने नजरिए से उसको सोचते हैं ना। अगर आपको कभी भी लाइफ में ऐसा लगे कि हाँ ये क्यों बनाया गया, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे मतलब जिसने वो नियम कायदा कानून बनाया है या जो आपको ऐसा करने के लिए बोल रहा है, उसके बारे में सोच के देखो कि उनको उससे क्या फायदा होने वाला है, या फिर हम ऐसा करेंगे तो उनको क्या नुकसान होने वाला है, उनको क्या प्रॉब्लम होने वाली है, उसके बारे में सोचा कीजिए। सब कुछ अपने आप से स्मूथली फाइंड आउट हो जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है। ओके? और ये तो चलता ही चला रहा है, कि इस तरह से नियम कायदे कानून जो बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, उनमें नए नए चेंजेस भी आते हैं, ये होता ही रहेगा। तो इसको लेके हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यस खुश, आगे आप पढ़ सकते हो। Okay, ma'am. Ma'am, I have to on the camera. Yes. Ma'am, can you see me? Yeah, ma'am. Yeah. Okay, ma'am. भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा स्वयं के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपवाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस ओके बेटा, खुश।
भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चर्म और परम है। भारतवर्ष ऐसा है और शायद ही एक अकेला ऐसा देश होगा जिसने कभी भी आपको ये राय नहीं दी होगी, ये सुझाव नहीं दिया होगा कि आप बहुत सारी भौतिक वस्तुओं का संग्रह कर लीजिए, बहुत सारी ऐशो आराम की चीजों का संग्रह कर लीजिए, उनको इकट्ठा कर लीजिए। उसके ऊपर उसने बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई, बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से और भारतवर्ष, हमारा जो भारत है उसका मानना ये है, हमारे भारत देश में ये मानना है कि मनुष्य के भीतर जो आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा, हमारे अंदर जो जो अच्छाई है, जो जो अच्छे गुण हैं, जो जो अच्छी बातें हैं, वो सब भी चरम और परम है। अगर हमारे अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, प्रेम, सहिष्णुता, करुणा, परोपकार, ये सारी भावनाएं हैं, तो यही सब हमारे लिए बहुत है, यही सब हमारे लिए सफिशिएंट है, परम है, मतलब लास्ट तक यही सबसे बड़ा यही है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये तो मानना ही होगा कि ये सब चीजें हमारे अंदर होती ही हैं। लोभ भी होता है हमारे अंदर, मोह भी होता है, काम भी है, क्रोध भी है, और ये सारे जो अवगुण है, ये सारे दोषों की श्रेणी में आते हैं ना। ये लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सारे दोषों की श्रेणी में आते, अवगुणों की श्रेणी में आते। ये स्वाभाविक तौर से हमारे अंदर है ही है। मतलब ये अगर हम बात करें तो ये हमारे अंदर पहले से ही होते हैं। कोई हम जानबूझ के नहीं उनको अपने अंदर लेके थे, हाँ भाई मैं लालच कर लूं, हाँ मैं किसी का मोह पालूं, ये सब कुछ अपने आप से हमारे अंदर होता ही है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, पर इनको ही प्रमुख शक्ति मान लेना, प्रधान शक्ति मान लेना और मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। लेकिन इन्हीं सबको सब कुछ मान लेना कि हाँ लोभ करो, मोह करो, क्रोध करो, इन्हीं सब कुछ है, इन्हीं को सब कुछ मान लेना, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, ये तो बहुत बुरा आचरण होगा। निकृष्ट मतलब नीच, गिरा हुआ आचरण होगा ये। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। भारतवर्ष हमारा ऐसा है जिसने इन अवगुणों को कभी भी अच्छा नहीं माना है, इनको कभी भी अपने अंदर लेने की उन्होंने प्रेरणा नहीं दी है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। हम ये नहीं कहते आपको लोभ नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ होता ही है, ये स्वाभाविक तौर से ही है, इसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग। लेकिन इसके ऊपर एक संयम रखना, इसके ऊपर एक क्या बोलते हैं उसको, संयम को क्या बोलेंगे, काबू। यस, वेरी गुड। हु इज दिस? यस्टी। यस बेटा, वेरी गुड। तो ये इनके ऊपर हमारा काबू होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ हम अगर लोभ करते भी हैं, लालच भी करते हैं, तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, उसका एक दायरा होना चाहिए कि नहीं, अगर मुझे किसी चीज का लालच करना है पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो जिस चीज का मैं लालच करने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो मुझे करना भी चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो कितना करना चाहिए ये मुझे पता होना चाहिए। मुझे कोई और आपके नहीं बताएगा, मैं अपना अच्छा बुरा जो है वो खुद समझ सकती हूँ, खुद जान सकती हूँ। कोई और मेरे बारे में अच्छा या बुरा नहीं जान सकता। मेरे लिए क्या अच्छा है वो मुझे खुद ही जानना होगा, मुझे खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी क्या क्या लिमिट्स है, मुझे कितनी लिमिट तक उन चीजों को पाना है, कितनी लिमिट तक उनको अपने कंट्रोल में लाना है। यही कहलाता है संयम, कंट्रोल, है ना। संयम यानी कंट्रोल, काबू। हाँ, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन इसके विपरीत हम भूख की उपेक्षा नहीं कर सकते। आप भूख लगी है तो खाना ही पड़ेगा ना। उसमें हम ये नहीं बोल सकते आप भूख लगी है तो खाने बैठ गए तो वो भुक्कड़ हो गए, उनको लालच हो गया वो खाने का, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कोई बीमार है तो बीमार को दवाई देनी ही पड़ेगी तभी वो बीमारी ठीक होगी, ऐसे ठीक नहीं हो सकती। उसी तरह से अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा, गुमराह यानी गलत रास्ते पे चलने वाला राही, गलत गुमराह जिसको रास्ता भटक गया है, जो रास्ते पे सही रास्ते पे नहीं जा रहा, जिसको सही बुरे की पहचान नहीं है और गलत रास्ते पे चला जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को ठीक रास्ते पे ले जाने की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। उपेक्षा यानी निग्लेक्ट, इसको नकार नहीं सकते
यहाँ कोई गलत रास्ते पे चला जा रहा है तो उसको गलत रास्ते पे ही जाने दो, नहीं, हमें उसे रोकना होता है, हमें उसे समझाना होता है, भाई तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो वो रास्ता गलत है। क्योंकि हम बहुत से काम ऐसे करते हैं जो हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने विचारों से वो सही लगता है कि हम बहुत सही कर रहे हैं, हाँ मुझे ये पसंद है मैं तो करूंगा, लेकिन एक्चुअल में ये वो सही है या गलत वो कोई दूसरा ही जो सच्चा जानकार है, जो सच्चा सलाहकार है या आपका सच्चा फ्रेंड जो है, वो आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वही आपको बता पाएंगे कि आपका जो आप जिस राह पे चल रहे हो वो राह सही है या गलत है। ओके नेक्स्ट, यस आप पढ़ोगी बेटा? यस आप पढ़ोगे? आवाज नहीं आ रही बेटे? विश्वा इट्स नॉट योर क्लास ना बेटा, देख लिया करो ना ये किसकी क्लास है, प्लीज लेफ्ट द क्लास। अरिद्रा, अरिद्रा। यस हुआ ये कि इस देश के मैम when I will switch on camera it will be network problem. ओके ओके नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। हुआ ये है कि इस देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन आवश्यकता को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु इन लोगों को इन कार्य में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। यस बेटा। अब हुआ ये है कि इस देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक नियम कायदे बनाए जा चुके हैं। अब ऐसी कंडीशन आ चुकी है, ऐसी स्थिति आ चुकी है कि इस देश में जितने भी दरिद्र जन है, यानी जितने भी गरीब से गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों की अवस्था को सुधारने के लिए, उन्हें गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे नियम कायदे बनाए जा चुके हैं जो कृषि से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, वाणिज्य से संबंधित है, शिक्षा और स्वास्थ्य स्थितियों को अधिक और शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को और अधिक उन्नत यानी और अधिक उसमें चेंज लाया गया, उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया गया उसके विकास में, और सुचारू रूप से वो एक स्मूथ वे में चलता रहे, इसको करने के लिए एक नियम कायदे बनाए जा चुके हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, जो लोग इन कार्यों में लगे हुए हैं, स्वास्थ्य में है, चाहे वो उद्योग से जुड़े हुए हैं या फिर किसी तरह से शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। वो जो गरीब लोगों की सेवा के लिए जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है, जिन लोगों को रखा गया कि हाँ भाई तुम शिक्षा में सुधार लाओ, तुम स्वास्थ्य में सुधार लाओ, तुम इन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने में सहायता करो, फिर वो आपका कृषि हुआ, व्यवसाय हुआ, वाणिज्य हुआ, फिर भले शिक्षा या स्वास्थ्य हुआ, लेकिन जिन लोगों को इस काम में सच में लगाया गया उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता, हर समय उनका मन जो है वो अच्छे काम में नहीं लगा रहता। वो भी कहीं ना कहीं मौका ढूंढ ही लेते हैं कि उस हिस्से में से जो हिस्सा
सच में किसी बहुत ज्यादा गरीब के लिए आया हुआ किसी का जीवन सुधार सकता है, उस हिस्से में से भी वो अपना हिस्सा चुरा ही लेते हैं। प्रायः वे ही अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, उनको ही भूल जाता है कि हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या करना है, हमें क्या जिम्मेदारी दी गई, हमारा क्या अभी कर्तव्य बनता है, ये सब कुछ वो लोग भूल ही जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो उनको और ज्यादा सुखी बना सकता है और अधिक उनको समृद्ध बना सकता है और अधिक अमीर बना सकता है। ऐसे ही कार्यों में वो निरंतर जुड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी तरह का कोई सरकारी काम काज आता है, मान लो किसी गरीबों के लिए कुछ पीछे से दवाइयां फ्री आ रही हैं या किसी पीछे से कोई स्टॉक आ रहा है उनके लिए फ्री, या कभी कभी बुक्स का भी स्टॉक आता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो सरकार ने गरीबी रेखा में रहने और गरीब लोगों के लिए बनाई हुए हैं, लेकिन जो सच में उनको बांटने के लिए जिनको अपॉइंट किया गया कि हाँ भाई तुम्हें ये फैसिलिटी जो है वो गरीबों को देनी है, तो वो जो बांटने वाले हैं उनका ही मन साफ नहीं होता, वो सिर्फ अपना ही भला सोचते हैं, अपना ही पेट भरने के बारे में सोचते हैं और उसमें से भी वो कुछ ना कुछ निकाल कर अपने लिए रख लेते, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ निकाल के अपने लिए रख लेते। उन लोगों को तो थोड़ा सा ही मिलता है, जो एक्चुअली में उनको मिलना चाहिए वो उन तक कभी पहुंचा ही नहीं। इसलिए वो लोग गरीब से गरीब और गरीब से और भी गरीब होते चले जा रहे हैं, उनको कभी भी समाज में ऊपर उठने का मौका ही नहीं मिल पाया। सरकार ने बेहद कोशिश की, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई, लेकिन वो योजनाएं पूरी तरह से सफल इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो सच में उस काम में लगाए गए थे वो लोग अपना काम जो है वो ईमानदारी से नहीं कर रहे, वो वहां पे भी भ्रष्टाचारी करके, करप्शन करके अपने फायदे के लिए बहुत सारे बुरे काम किए जा रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन अभी लैक्स मत करना, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। यस मैम, नहीं होगा।